नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। सबसे बड़ा मुद्दा में आज बात होगी केएलएफ के काले कनेक्शन की। जिस तरह से नाभा जेल ब्रेक का मामला सामने आया, उसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर सुरक्षा का जो पैमाना है उसको कैसे तय किया जाए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या सुरक्षा का पैमाना होना चाहिए, क्योंकि साजिश रचकर किसी भी जेल से कैदियों को भगा ले जाना आसान बात नहीं है। लेकिन पहली नजर में देखें तो लगता यही है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर पंजाब तक में इसकी साजिश रची गई। कई परत खुलनी अभी बाकी है जो जांच में सामने आएंगी। लेकिन आज नाभा जेल कैसे ब्रेक की गई, कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, पुलिस को अभी तक क्या क्या सफलता मिली, आगे कैसे इस पर तहकीकात हो रही है, नजर डालेंगे इन तमाम पहलुओं पर। लेकिन आपको बता दें कि आज जिस तरीके से उत्तराखंड में देहरादून पुलिस ने छापा मारा और वहां से तमाम हथियार बरामद हुए, तमाम जो सामान बरामद हुए हैं उसको लेकर के भी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आखिर पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को एक साथ जोड़ करके कैसे उस अंतिम कड़ी तक पहुंचा जाए जहां पर यह पूरी साजिश रची गई। शामली से परविंदर को गिरफ्तार किया गया, आज मुजफ्फरनगर कोर्ट में पेश किया गया। पंजाब पुलिस भी चाहती थी इसके रिमांड और उत्तर प्रदेश भी पुलिस रिमांड चाहती थी, लेकिन आपको बता दें कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इसको भेजा गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। उधर देहरादून में एसएसपी सदानंद दाते ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरीके से वहां पर परविंदर का कनेक्शन था, कुछ लोगों को वहां से भी पकड़ा गया है और परत दर परत खुलने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। देखना होगा कब तक ये सामने निकल करके आता है। नाभा जेल ब्रेक का देहरादून कनेक्शन, मददगार का खुलासा, गिरफ्त में गुनहगार। नाभा जेल ब्रेक के मुख्य आरोपी परमिंदर की शामली से गिरफ्तारी होने के बाद से ही देहरादून पुलिस चौकन्नी हो गई थी। इंटेलिजेंस एजेंसियों का अलर्ट था, नाभा जेल ब्रेक के आरोपियों का संबंध देहरादून से हो सकता है। इस बीच खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली कि राजधानी के रायपुर इलाके के अमन विहार स्थित एक मकान में कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। पुलिस ने वहां छापा मारकर एक महिला समेत 2 को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान वहां से 10 कारतूस, बैटरी, फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, लोहे की गोलियां, मोबाइल, लोहे की रॉड, पेचकस, प्लास, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पैक्ट मशीन, ग्रीस, रैपर समेत कई दूसरी चीजें बरामद की। पुलिस के मुताबिक परविंदर उर्फ पैदा इसी मकान में गुरविंदर के नाम से रहता था। पेंदा 6 महीने से रह रहा है। अप्रैल में भाग के आया था, सीधा भागने के बाद तत्काल यहाँ, और सुनील और उसकी वाइफ ने उसको पना दी। पुलिस के मुताबिक ये मकान सुनील नाम के शख्स ने किराए पर लिया था। सुनील ही देहरादून में परविंदर का सपोर्टर मॉड्यूल था। पुलिस ने सुनील की पत्नी गीता और उसके कथित नौकर आदित्य मेहरा उर्फ बिन्नी को गिरफ्तार किया है, लेकिन सुनील को शायद परविंदर की गिरफ्तारी की खबर लग गई थी, लिहाजा वो मौका पाकर फरार हो गया। परविंदर उर्फ पिंदा को जो मेन शय दे रहा था, जिसकी सारी मेन यहाँ की सपोर्ट थी, वो अभी सुनील पुत्र सुदर्शन अरोड़ा, निवासी अमन विहार, लेन नंबर 10, सहजदारा रोड, सहजदारा थाना रायपुर में, वो अभी फरार है। कल शाम से ही वो जैसे ही न्यूज़पेपर में या इसमें जो खबरें चली शामली में कोई पकड़ा गया, उसी समय वो वहाँ से भाग गया था। पुलिस के मुताबिक सुनील और परविंदर अलग अलग समय में नाभा जेल में बंद थे। वहाँ से वो छूट के बाहर आया और जैसे छूट के बाहर आया तभी ये जो परविंदर उर्फ पिंदा वो वहाँ उस जेल में गया जब एएसआई का मर्डर हुआ था पंजाब में। इनकी दोनों की मुलाकात शायद तब हुई हो, इसके बारे में डिटेल में जानकारी की जा रही है। सुनील लुधियाना के शिवानी मर्डर केस में 2009 से 2012 तक नाभा जेल में बंद था। नाभा से छूटकर सुनील देहरादून आया। पहले उसने डिफेंस कॉलोनी में मकान किराए पर लिया। वहां उसने मैरिज ब्यूरो खोला, लेकिन वो नहीं चला। उसके बाद सुनील रायपुर इलाके के अमन विहार में मकान किराए पर लेकर रहने लगा। उधर परविंदर 2012 में एक एसआई की हत्या के केस में नाभा जेल में बंद हुआ। अप्रैल 2016 में इलाज के नाम पर परविंदर अस्पताल में भर्ती हुआ और वहां से फरार हो गया। फरारी के बाद परविंदर सीधे देहरादून पहुंचा, जहां सुनील ने उसकी हर तरीके से मदद की। जेल ब्रेक की वारदात से 5 दिन पहले परविंदर कार लेकर पंजाब के लिए निकला था।
पुलिस के मुताबिक गीता और बिन्नी को सभी गतिविधियों के बारे में सब कुछ पता था। इनके द्वारा, सुनील की वाइफ के द्वारा, और जो दूसरा यहाँ पर जो पकड़ा गया है आदित्य उर्फ बिन्नी नाम के लिए नौकर है, लेकिन उनकी सारी चीज़ें उनको पता होती है। सारी चीज़ें उनकी पूरी जानकारी में थी कि ये कुछ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है। हालांकि पुलिस को मौके से कोई एक्सप्लोजिव नहीं मिले हैं, लेकिन पुलिस को आशंका है कि जो सामान मौके से मिला है उसे एक्सप्लोजिव बनाया जा सकता था। एक्सप्लोजिव तो नहीं मिले, लेकिन जो पुल थ्रू के साथ ये जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन का हमें अभी तक पता नहीं चला कि इसका क्या यूज़ होगा, क्योंकि अब मिलीग्राम ग्राम के लेवल पे कैलिब्रेटेड है। कुछ ये प्लास्टिक वाली जो थैली है वो जनरली ऐसे कहीं यूज़ नहीं होती, लेकिन उनके पास वो मिली, जैसे ये यहाँ पर जो दिख रही है, किसी चीज़ को रैप करने के लिए। अभी हम एक्सप्लोजिव डिटेक्टर के साथ वहाँ पर कर रहे हैं। वहाँ पर हमें अभी कुछ नहीं मिला, जहाँ पर वो घटना थी, जहाँ पर घर तक कोई ऐसा ट्रेस वगैरह नहीं मिला, लेकिन हो सकता है कि इनकी जो अकम्प्लिश है उनके पास हो सकती कोई ऐसी चीज़ है। परविंदर सुनील के साथ बीते करीब 6 महीने से रह रहा था। आस पड़ोस के लोगों को भी इनकी गतिविधियां संदिग्ध लगती थीं, लेकिन कभी किसी ने शिकायत नहीं की, लिहाजा ये इतने समय तक बचे रहे। कुछ और नाम सामने भी आ सकते हैं जो यहाँ पर इनको भगाने के लिए जो पंजाब लोग गए थे, उनमें से हो सकता है अभी कुछ लोगों के नाम क्लियर नहीं है, तो कुछ लोग के एक आध आदमी के नाम और आगे आ सकते हैं, लेकिन जैसे उसकी जांच अभी जारी है। फिलहाल पुलिस सुनील की तलाश कर रही है। साथ ही पुलिस के मुताबिक सुनील का एक और साथी भी है जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि परविंदर समेत ये सभी नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन पकड़ लिए गए। फिलहाल अब यूपी, उत्तराखंड और पंजाब पुलिस मिलकर इस मामले की जांच कर रही है। देहरादून से परमजीत सिंह के साथ रॉबिन सिंह चौहान, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ दो हमारे संवाददाता जुड़े। मेरे साथ देहरादून से जुड़े रॉबिन सिंह चौहान, इसके अलावा मेरठ से हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपके पास आएंगे रॉबिन, इतने दिनों से अगर पलविंदर वहां पर रह रहा था और जाहिर बात है कि वहीं से रह करके वो साजिश रच रहा होगा, ऐसी स्थिति में पुलिस को भनक तक नहीं लगी? देखिए बिल्कुल अंजित, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। और इसमें अप्रैल से जब वो फरार हुआ और एक फरार कैदी जब घूम रहा था उत्तराखंड में, खासतौर पर राजधानी देहरादून में, और वो भी एक पॉश इलाके में उसका आना जाना था, तो ये सवाल लाजमी हो जाता है कि आखिर पुलिस क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, उनके पास क्यों इनपुट्स नहीं थे इस बात को लेकर। और इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसके बाद जब शामली में वो पकड़ा जाता है, उसके अगले दिन पुलिस को ये पता चलता है कि यहाँ पर इस घर में रायपुर स्थित अमन विहार के लेन नंबर 10 में के एक मकान में वो रह रहा था, और उसके जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, जो सपोर्टर मॉड्यूल थे, वो सुनील नाम का शख्स था जो उससे पहले नाभा जेल में मिल चुका था और पहले वहाँ पर वो सजा काट चुका था, तो वो एक व्यक्ति था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो पूरा जो सिलसिला है और ये जो पूरा जो घटनाक्रम है, ये एक सवाल तो खड़े करता ही है पुलिस और इंटेलिजेंस की परफॉर्मेंस पे। इसके अलावा पुलिस समय समय पर ये दावा करती है कि जो किराएदारों का जो आइडेंटिफिकेशन है, रजिस्ट्रेशन है, उसको लेकर ड्राइव्स चलाई जाती हैं, मुहिम चलाई जाती है पुलिस के द्वारा। तो उस पर भी एक सवालिया निशान है कि इतने लंबे समय से एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, संदिग्ध हरकतें करने वाला व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति वहाँ पर रह रहा था, क्यों उस पर क्यों निगाहें किसी की नहीं पड़ी। जबकि वहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उन्होंने पुलिस को बताया भी कि इसकी गतिविधियाँ संदिग्ध लगती थीं, ये किसी से बातचीत नहीं करते थे। ये पूरी फैमिली अंजित वहाँ पर रहती थी, इनकी पत्नी और बच्चे भी हैं जो वहाँ पर रहते थे, साथ में ये नौकर थे। ये किसी से बातचीत बहुत ज़्यादा नहीं करते थे, जब भी बाहर निकलते तो सर झुका के बाहर निकलते थे, ऐसा लगता था कि ये पहचाने ना जाएं, इस बात का इनको डर है। तो इस तरीके की बातें अब सामने आई हैं, लेकिन पुलिस को क्यों नहीं पता चला, इंटेलिजेंस को क्यों नहीं पता चला, और इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है। उसके बाद भी जब यूपी पुलिस से इनपुट्स मिलते हैं, उसके बाद उत्तराखंड पुलिस कुछ हरकत में आती है, तो ये एक सवालिया निशान तो ये एक सवाल है, इस पर आगे भी बात करेंगे। लेकिन अभिषेक शर्मा भी हमारे साथ लगातार मेरठ से बने हुए। अभिषेक, जिस तरीके से पलविंदर को पकड़ा गया शामली में, ये इसको क्या कहा जाए? इसको ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस की किस्मत अच्छी रही, या ये कहा जाए कि पुलिस बहुत चौकन्नी थी इसलिए गिरफ्त में आ गया?
देखिए, हम पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस की हर कमी को उजागर करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ सिपाहियों ने पूरी बहादुरी से काम किया और एक बहुत बड़ा अपराधी पकड़ा गया। लेकिन अंजीत, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पूरी बेल्ट है, कैराना से लेकर सहारनपुर तक, थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को अगर हम टटोलेंगे तो जब पंजाब का आतंकवाद था, 4 ऐसी घटनाओं का मैं जिक्र यहाँ पे करना चाह रहा हूँ जिसने पूरे सहारनपुर को हिलाकर रख दिया था। जो यमुना का बेसिन है, पूरी तरीके से खादर का इलाका है, वहाँ पर 2 अक्टूबर 1994 को एक घटना हुई जहां सतनाम सिंह, जर्नैल सिंह, सतराना गैंग, यहाँ पर बहुत आतंकवादियों का जर्नैल सिंह सतराना गैंग पूरी तरीके से सक्रिय रहा और उनके एक डेरे पर पहुंचने की सूचना पर जब इंस्पेक्टर वहां पहुंचे थे इस्लामुल हक, वो शहीद हो गए थे। 6 पुलिसकर्मियों को गोली मारी गई थी। इसी तरीके से 14 जुलाई 1996 को सहारनपुर के घंटाघर पर बस में विस्फोट हुआ था और दिलबाग सिंह बग्गा जो आतंकवादी था, उसकी मंशा थी कि सुपरफास्ट जो दिल्ली से वाया मेरठ सहारनपुर होते हुए जालंधर जाती है, उसमें विस्फोट करना था, लेकिन संयोग से उस ट्रेन में नहीं हुआ। दुर्भाग्य था बस के यात्रियों का, घंटाघर पे, ऐन सहारनपुर के घंटाघर पर वो बम फट गया जिसमें खुद दिलबाग सिंह बग्गा घायल हुआ था, गिरफ्तार हुआ, लेकिन उसमें 14 यात्रियों की मौत हो गई थी। इसके अलावा उन्होंने एक हेड ग्रंथी की नकुल में हत्या कर दी थी। आरोप था गुरुद्वारे में कि वो शराब पीता है। इसके अलावा एक और बड़ी घटना हुई सहारनपुर में सन 1996 में ये हुई। कामरेड हरभजन सिंह जो सिखों के डेरे पर पंजाब के आतंकवाद के बाद खादर की बंजर जमीन को जिन्होंने उपजाऊ बनाया था, वहां आकर ये खालिस्तानी कमांडो फोर्स के आतंकी शरण लेते थे। कामरेड हरभजन सिंह सिखों को चेतना लाते थे कि इन आतंकवादियों की सूचना पुलिस को दो। मुखबरी के शक में सतराना गिरोह ने ही पूरी तरीके से उनके डेरे को भस्म किया था, जिसमें खुद कामरेड हरभजन सिंह की हत्या की गई। उनके एसपीजी में तैनात बेटे जो छुट्टी पे आए थे उनकी हत्या की, उनकी पत्नी की, पोते की हत्या की और पेट्रोल डालकर पूरे डेरे को किया था। इस सूचना पर जब बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह असवाल वहां पहुंचे थे तो माइन बिछाकर आतंकवादियों ने, यही सहारनपुर की ये घटना है, नकुल थाना क्षेत्र की ये घटना है, उस पूरी गाड़ी को दिया था जिसमें इंस्पेक्टर के पैर उड़ गए थे, 8 पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए थे। तो ये कोई पहली बात नहीं है कि कनेक्शन जो आतंकवादियों का है, जो सिख आतंकवाद रहा है, उसका सहारनपुर के खादर से बहुत जुड़ाव है। और कैराना 4 जगह ऐसी पड़ती हैं, अगर मानचित्र में देखेंगे, सबसे पहले सरसावा, गंगो, नकुल और उसके बाद होते हुए कैराना ऐसी जगह है जिससे पंजाब से होते हुए हरियाणा होते हुए इन खादर में पहुंचा जा सकता है। और ये अलार्मिक सिचुएशन है कि अभी भी कहीं ना कहीं सिख आतंकवाद की जड़ें इस क्षेत्र में पनप रही हैं। जी, मैं लौटूंगा एक बार फिर से अभिषेक आपके पास। रॉबिन सिंह चौहान भी हमारे साथ लगातार बने हुए। रॉबिन, अगर इतने लंबे वक्त से, अप्रैल के बाद से ही अगर वो वहां रह रहा था, वो लोगों के संपर्क में था, तो जाहिर बात है कि 1-2 लोग उसके संपर्क में नहीं होंगे, और भी बहुत सारे लोग होंगे। पैसा उसके पास कहां से आता था, हथियार उसके पास कहां से आते थे, इन सब तमाम पहलुओं को पुलिस ट्रेस कर पाई है क्या? क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है इस केस की तह तक पहुंचने के लिए। देखिए, पुलिस ज़रूर ये बात कह रही है कि कुछ लोग और हैं जिन पर वो नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन वो साथ में अपनी बेबसी का इजहार इस बात को कहकर कर रही है कि सुनील जब उनके हत्थे चढ़ेगा तो कुछ लोग और जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, उन पर शिकंजा जो है वो कसा जा सकेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अप्रैल से वो यहाँ रह रहा था, लगातार उसकी गतिविधियाँ यहाँ पर थी, तो आखिर क्या वजह रही कि उस पर कभी नज़र नहीं पड़ी पुलिस की? और आज भी अगर नज़र पड़ी है तो वो सिर्फ ये बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस के कुछ इनपुट्स थे और कुछ ऐसे इनपुट्स मिले थे शामली में जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद जो है इस तरीके के इनपुट्स मिले, तब जाके जो है सुनील का जो घर है वहाँ पर छापेमारी की गई है। इसमें ज़रूर ये हो सकता है कि सुनील के जो दूसरे कॉन्टैक्ट्स हों उसका फ़ायदा जो है परमिंदर को मिल रहा हो, और इसलिए सुनील के ज़रिए जो है, उन कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए जो है वो कई तरीके की सुविधाएँ और लॉजिस्टिक सपोर्ट ले रहा हो। इसके लिए कोई टीम बनाई गई है क्या कि जो कम से कम जांच में इस तह तक पहुंच पाए? क्योंकि अभी तो बहुत जरूरी है उन लोगों को पकड़ना, वरना वक्त जैसे बीतता जाएगा सब बिखर जाएगा। देखिए, फिलहाल पुलिस की प्रायोरिटी ये है कि सुनील को किसी तरीके से गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा जो टीम जिसने आज राजपुर रोड में जो ये घर पर छापेमारी की थी उसी को लगाया गया है इस पूरे मामले को लेकर, और एसएसपी खुद नज़र बनाए हुए हैं। चूंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है तो इसमें अब ये ऐसा लग रहा है कि अब अलग अलग टीमें बनाकर जो है वो पुलिस कार्रवाई करने की कोशिश करेगी इसमें। लेकिन फिलहाल जो प्रायोरिटी है, जो एसएसपी देहरादून है, उनका कहना है कि हमारी जो प्रायोरिटी है सुनील को ढूंढना है, क्योंकि शामली में
में परमिंदर की गिरफ्तारी के बाद से वो गायब है। अब जो उनकी धर्मपत्नी है उसको भी उसको गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ जारी है, उनसे और ज़्यादा पूछताछ की जाएगी कि आखिर परमिंदर और जो सुनील का जो कनेक्शन था उसके अलावा और कौन लोग हैं जिनके कनेक्शन में परमिंदर था यहाँ पर। तो ये जो महत्वपूर्ण कड़ी है इसमें, जो धर्मपत्नी है सुनील की वो और सुनील खुद, चूंकि सुनील फरार है तो अब देखना होगा कि किस तरीके। चलिए हमें इंतजार करना होगा कि पुलिस कैसे जांच आगे बढ़ाती है। बने रहिए रॉबिन, आप भी और अभिषेक आप भी, हम आप दोनों के पास लौट रहे हैं। लेकिन उससे पहले नाभा जेल से खतरनाक कैदियों को भगाने की प्लानिंग की थी परमिंदर सिंह पैंदा ने, लेकिन जेल ब्रेक के कुछ घंटों के भीतर ही इसका मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आखिर कैसे हुई उसकी गिरफ्तारी, देखिए रिपोर्ट। जिसने रची नाभा जेल ब्रेक की साजिश, जिस शातिर ने बनाया खूंखार अपराधियों को भगाने का प्लान, वो मास्टरमाइंड है परमिंदर सिंह उर्फ पैंदा। परमिंदर की कड़ी कस्टडी में मुजफ्फरनगर की कोर्ट में पेशी हुई। बता दें कि पंजाब पुलिस भी परमिंदर की कस्टडी चाहती है। परमिंदर पर ही आरोप है कि उसी ने जेल पर हमला कर 6 कैदियों को फरार कराने में मदद की थी। जेल पर हमले को अंजाम देकर परमिंदर यूपी के रास्ते भाग रहा था, तभी शामली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। परमिंदर वही शख्स है जिसने रविवार की सुबह पटियाला की नाभा जेल को दहला दिया, जिसके गुर्गे बड़ी आसानी से पंजाब के सबसे हाई सिक्योरिटी जेल से 2 आतंकियों समेत 6 खूंखार अपराधियों को लेकर फरार हो गए। लेकिन दूसरों को जेल से भगाने वाला परमिंदर सिंह अब खुद सलाखों के पीछे पहुंच गया। जरा एक नजर हथियारों के इन जखीरों पर डालिए। ये सारे हथियार किसी आतंकी ठिकाने या हथियार फैक्ट्री से बरामद नहीं हुए, बल्कि ये वो हथियार हैं जो परमिंदर सिंह की गाड़ी से मिले हैं। गिरफ्तारी के वक्त परमिंदर सफेद रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार था और उसी गाड़ी से हथियारों का ये जखीरा मिला। उस जेल से ही लूटी हुई एक SLR बरामद हुई है, 2 पंप एक्शन राइफल है, 3 पंप एक्शन राइफल एक है, 2 315 बोर राइफल है और एक 30 बोर राइफल है। भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुई थी गाड़ी में, 12 बोर की 238 कारतूस, 315 के 69, SLR के 7 कारतूस, 32 बोर की 90 कारतूस और 38 बोर की 40 कारतूस बरामद हुए गाड़ी से। दरअसल नाभा जेल ब्रेक के बाद से ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत यूपी पुलिस भी हाई अलर्ट पर थी। यूपी पुलिस को खबर मिली थी कि नाभा जेल से फरार अपराधी और आतंकी पहले नेपाल और फिर पाकिस्तान भागने की फिराक में हैं। खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने हर जगह नाकेबंदी कर रखी थी और इसी दौरान परमिंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया। काफी बड़ी घटना थी जिसमें जेल ब्रेक करके उसमें से कुछ डिटेड क्रिमिनल्स थे जिनको एस्केप करवाया गया था, और उसी में जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी गाड़ी के संबंध में और कुछ अभियुक्तों के संबंध में, उसी को चेक करवाया गया और उसी में एक एक्यूज को अरेस्ट किया गया। हालांकि परमिंदर को काबू करना इतना आसान नहीं था। पुलिस ने शक के आधार पर जब परमिंदर सिंह को गाड़ी रोकने का इशारा किया तो परमिंदर ने फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में पकड़ा गया। ओवर पावर किया गया था, इसने मारने की भी कोशिश की। हमारे सिपाही इसकी पिस्टल भी उसके कमर में था और उसको छीनने की कोशिश की, तो बड़ी मुश्किल से इसको वहां पर इसके ऊपर ओवर पावर करके इसको गिरफ्तार किया गया। परमिंदर सिंह के काले गुनाहों की फहरिस्त काफी लंबी है। इस पर पुलिस वालों के कत्ल से लेकर कई संगीन इल्जाम हैं। हैरत की बात यह है कि जिस नाभा जेल पर हमला करवाकर परमिंदर ने 6 खूंखार अपराधियों को फरार करवाया, उसी नाभा जेल से करीब 1.5 महीने पहले ही वो खुद भी फरार हुआ था। अभियुक्त के विरुद्ध 2009 में भी ये पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था, जिसके संबंध में जनपद कपूरथला में मुकदमा पंजीकृत है। और इसके बाद 2013 में इसने SI गुरदेव की हत्या की थी और इसी हत्याकांड में ये जब जेल में था तो मार्च 2016 में जेल से भागा। फिलहाल पुलिस लगातार परमिंदर से पूछताछ कर रही है ताकि नाभा जेल ब्रेक से जुड़े हर मोहरे का पर्दाफाश किया जा सके और इन गुनहगारों को सलाखों के पीछे धकेला जा सके। शामली से राहुल राणा के साथ मेरठ से अभिषेक शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।
तो पूछताछ जारी है, लेकिन उसे फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेजा गया है 14 दिन के लिए। अभिषेक शर्मा और अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब अभिषेक, हम आपके पास एक बार फिर से आएंगे। हमारी पुलिस बॉर्डर को लेकर के लड़ती हैं, थानों के बॉर्डर को लेकर के लड़ती हैं, लेकिन ये 3 राज्यों का मामला है, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। आपको लगता है कि कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, कोऑर्डिनेशन बना के इस तय तक पहुंचा जाएगा? जी देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया तो एक बात तो समझ लीजिए कि जो परमजीत के पास से हथियार बरामद हुए हैं, उनका कोई ना कोई तो मकसद था इन हथियारों का लेकर। इसमें 3 ही राज्य नहीं, 5 राज्य इन्वॉल्व पूरी तरीके से होना चाहिए। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूरी तरीके से उत्तराखंड को, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है पंजाब से जुड़ा हुआ, जिसे हम उत्तर भारत कहते हैं, इसमें ही पंजाब का जो आतंकवाद था, खालिस्तानी कमांडो फोर्स जो बहुत एक्टिव थी, कई तरीके के टेररिस्ट संगठन थे, और ये जिस तरीके से भागे, माना जा रहा था पंजाब का आतंकवाद पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, स्लीपिंग मोड में है अब। लेकिन जिस तरीके से परमजीत के पास ये हथियार फॉर्चूनर में मिले हैं और जिस तरीके से जेल को ब्रेक किया गया है, और ऐसे इनपुट्स हैं कि आईएसआई ने इनको प्रमोट किया है, क्योंकि जिस तरीके से पठानकोट पर एयरबेस पर हमला हुआ और उसके बाद इस तरीके की जेल ब्रेक करने के बाद ये आतंकी खालिस्तानी कमांडो फोर्स के भागे हैं, इनका मकसद कोई ना कोई था। और इनके मन में जो ज्वाला पहले जली थी 84 के बाद, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ अमृतसर के अंदर। अभिषेक, तब तो जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनको बहुत तेजी के साथ सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि अगर केंद्रीय एजेंसियां इसमें शामिल नहीं होंगी तब तो ये मामला पूरी तरीके से शायद तय तक भी ना पहुंच पाए। जी बिल्कुल रंजित, ये सवाल आपका बहुत वाजिब है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों को और खासकर आईबी को और मिलिट्री इंटेलिजेंस इसमें जरूर अपना इनपुट लगा रही होंगी। और इतना ज़रूर है कि इनके भागने के बाद मंशा क्या थी, क्या करना चाहते थे। अगर इनको सिर्फ आज़ादी चाहिए थी और स्वतंत्रता चाहिए थी, तो फिर हथियारों को साथ ले जाने का क्या मकसद था? क्या ये बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे? कश्मीर के बाद पंजाब, क्योंकि कश्मीर से लगा हुआ राज्य है और पाकिस्तान की सीमा से भी सटा हुआ है, क्या ये अलगाववाद और दूसरे शहरों में फैलाना चाहते थे, जो खालिस्तान की मांग को लेकर दब चुका आंदोलन है? तो खुफिया एजेंसियों को तह तक जाना होगा और बाकी के जो फरार इनके 8 साथी हैं उनको खोजकर इस नेटवर्क को पूरी तरीके से तोड़ना होगा। नहीं तो भविष्य में ये ज़रूर, इतनी बात ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के और कैराना पुलिस के दोनों सिपाहियों ने जो गुड वर्क किया है, चाहे वो तुक्के में हुआ, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने जांबाजी के साथ और पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभाई है। ऐसे में ये होना चाहिए था इनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, क्योंकि यूपी का एक ऐसा हिसाब रहा है कि फर्जी मुठभेड़ों पर भी यूपी में आउट ऑफ टर्न हुआ है, जिससे पुलिस में मोटिवेशन आए और ऐसे आतंकवादी गिरफ्तार हो सके। अंजीत, बिल्कुल। रॉबिन, एक बात जो अभिषेक कह रहे थे बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो भागना चाहते थे पाकिस्तान और नेपाल, तो उत्तराखंड में रहते हुए क्या उनका पाकिस्तान या नेपाल से भी कोई कनेक्शन हो सकता है क्या? मुझे लगता है कि पुलिस उतनी सक्रियता नहीं दिखा रही जितनी दिखानी चाहिए उसको। जाहिर तौर पर जो बात अभिषेक ने कही है वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नेपाल का बॉर्डर यहाँ पर लगता है और नेपाल जाना उनका मकसद नहीं था ये, क्योंकि नेपाल के रास्ते पाकिस्तान जाना हो सकता है कि बड़ा मकसद हो, और इसमें अगर पाकिस्तान कनेक्शन है तो फिर ये मामला सिर्फ स्थानीय और राज्य का नहीं लगता मुझे, ये बहुत बड़ा मामला हो जाता है अगर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि वो नेपाल जाना चाहते थे और नेपाल से जैसा ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जाने की भी उनकी मंशा थी, तो वो किस आधार पर पाकिस्तान जाने की प्लानिंग थी? क्या वहाँ से किसी तरीके का संपर्क, कम्युनिकेशन उनके साथ हो रहा था? तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस मामले को राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना देती हैं, और इस पर शायद जैसा कि अभिषेक ने कहा है कि पुलिस, मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईबी तमाम लोगों को देखना होगा कि इसकी जो नेक्सस है वो कहाँ तक है और कितना बड़ा ये पूरा मामला होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जब धीरे धीरे परतें खुलेंगी तो शायद इसके तार नेपाल और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक भी हो सकते हैं, जिस तरीके की इनकी प्लानिंग थी। क्योंकि साफ तौर पर शामली में अगर वो गिरफ्तार परमिंदर नहीं होता तो वो देहरादून आता, यहाँ से कुछ पैसे लेकर उसको जो नेपाल है जो कि यहाँ की सीमा से सटा हुआ है और जहाँ की आवाजाही बेहद आसान है, वहाँ से वो आसानी से नेपाल निकल सकता था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है और इसको इस नज़रिए से ही देखना बेहद ज़रूरी है, और हो सकता है कि जांच एजेंसियां इस एंगल से भी इसकी जांच करना शुरू कर दे। पुलिस के लेवल पे, जैसे आपने कहा, सवाल उठाया कि क्या ये सिर्फ पुलिस के लेवल का मामला है? नहीं, ये पुलिस के लेवल का मामला बिल्कुल नहीं है अंजीत, क्योंकि ये मामला मुझे ऐसा लगता है और जिस तरीके की जो इनपुट्स हैं उससे ऐसा लग रहा है कि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं
को छूने वाला मामला हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन सिंह चौहान और अभिषेक, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी सामने आना होगा इसमें, जो अब तक सामने निकल करके आया है, क्योंकि ये मामला बड़ा हो सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। तो देखना होगा कि जांच कैसे आगे बढ़ती है और जो ये मोहरे हैं, जो तमाम लोग इसमें शामिल हैं, उनको कैसे गिरफ्तार किया जाता है, उनको कैसे सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है। और इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना ही।